Hello everyone, I welcome you all in UPSC Potential. It's our first class regarding geography optional and the topic is origin of earth. Okay, so first we make the background. So in the background, what that earth is part of which solar system, ठीक, or we can say that यूनिवर्स, अर्थ सोलर सिस्टम और यूनिवर्स का ही तो पार्ट है। तो हमें क्या करना होगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स और थ्योरीज देखनी होंगी, ठीक, जो कि अंडर स्टडी की मैं बात करूं तो जो कि आता है एस्ट्रोनॉमी या कोस्मोलॉजी। अब कोई भी ज्योग्राफी की बुक उठा के देख लीजिएगा, उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है, द फर्स्ट चैप्टर इन एवरी ज्योग्राफी बुक इज ऑफ यूनिवर्स और सोलर सिस्टम। उसमें हम चांद या सितारे पढ़ते हैं, वही सितारे जो हम किसी के लिए प्रोमिस करते हैं कि हम उसके लिए तोड़ के लाएंगे, ठीक। ओरिजिन ऑफ द अर्थ जो है, इसके रिगार्डिंग देर आर मैनी थ्योरीज, there are many theories and these theories are divided on the basis of 2 to 3 things, like the first is monistic theory, okay, second is dualistic theory, okay, and one about binary star theories, ओके। तो आज की जो हमारा क्लास है, इन दिस क्लास वी हैव टू कंप्लीट दीज मोनिस्टिक थ्योरीज, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर going to know that what are these theories, meaning of this monistic theory. Monistic theory is that यूनिवर्स भी हम बोल सकते हैं, यूनिवर्स नहीं बोलेंगे हम, सोलर सिस्टम जो है हमारा वो वन स्टार से ओरिजिन उसका हुआ है, इट इज ओरिजिन फ्रॉम वन स्टार। तो अब वन स्टार के इसका मतलब ये है कि इसमें ओरिजिन ऑफ द अर्थ के लिए या ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के लिए इसमें कोई दूसरा स्टार की सहायता नहीं ली जाएगी, ठीक है। ड्यूअलिस्टिक में आपको नाम से ही पता लग रहा है, इस पे लिखा हुआ है ड्यूअल, तो मतलब दो स्टार हो जाएंगे। और बाइनरी स्टार का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एच.एस. रसेल ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, तो उनकी थ्योरी हम देखेंगे, तब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसमें काफी टाइम लग सकता है। तो पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, हम मोनिस्टिक थ्योरीज, ओके। तो मोनिस्टिक थ्योरीज में पहली चीज क्या, तो यही जिक्र किया जाएगा कि ये जो मोनिस्टिक थ्योरीज जो हैं, इनमें ओनली वन स्टार इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, ओके। और वो स्टार कौन सा लिया जाता है, तो वो स्टार मेनली सन ही लिया जाता है। इसमें आपको ओरिजिन ऑफ, और इसमें आपको ओरिजिन ऑफ सन का भी थोड़ा सा आइडिया लगता है, ठीक, ठीक है। तो एक चीज और है कि जैसे कि एक तो होता है थ्योरी, पूरा बेस क्लियर करेंगे हम, एक होता है हमारा ये हाइपोथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो the difference between these two. So hypothesis is any general idea, ओके, जो कि एक जनरल आइडिया किसी को भी आ सकता है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कोई जनरल आइडिया लेके आ सकते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल अगर आप हैं तो आप भी एक बिना इंटेलेक्चुअलिटी के भी आइडिया तो आ सकता है, तो वो हाइपोथेसिस हो जाएगा। किसी भी एक साइंटिफिक जो एक डिस्कवरी होने वाली है या जो आजकल न्यूज में चल रही है उसके बिहाफ पे, जैसे कि सुपर कंडक्टर पे आपने कुछ बोला, तो वो एक हाइपोथेसिस भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपका आइडिया बिल्कुल सटीक हो, तो आपको साइंटिस्ट कुछ होते हैं, उनके साथ आपकी बहस करवाई जाती है,
ठीक है, वोटिंग होती है, या साइंटिस्ट आपकी हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक, उन क्वेश्चंस का आप जवाब दे देते हो, तो इसका जो रेशियो जो होता है थ्योरी बनने में वो 70 और 30%, मतलब आप मान लीजिए कि 30% से ज्यादा लोगों ने इसको नकार दिया, देन इट विल बी हाइपोथेसिस ओनली, और 70% लोगों ने इसको बोल दिया, आप उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, आपने क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जवाब दिए, तो हो सकता है कि आपका वो थ्योरी बन जाए, ठीक है, यही है थ्योरी में और इसमें डिफरेंस। सो मोनिस्टिक थ्योरीज ऐसे तो बहुत सारी आएंगी, जब हम बात करेंगे बट जब हम बात करेंगे तो हम लेके चलेंगे इनको, सिर्फ दो थ्योरीज हम पढ़ेंगे, ठीक। सो जो पहली थ्योरी है वो है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, और दूसरी जो थ्योरी है वो है लाप्लास, ठीक है, लाप्लास, ठीक है। तो अब इन दोनों थ्योरीज में कुछ चीजें कॉमन हैं, और जैसे कि कांट ने कुछ बोला था तो लाप्लास ने उसी को मॉडिफाई किया, उसी को मॉडिफाई किया। तो इधर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग ये चीजें कुछ देखेंगे कि सबसे पहले किसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट आइडिया किसका था अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ सरफेस और अर्थ, तो वो बंदा जो था वो था जॉर्ज डे बफन, ओके, हु इज दैट गाय, जॉर्ज डे बफन। कब किया था उन्होंने, तो ये 1745 के आसपास इन्होंने अपना कुछ थ्योरीज दी थी, ठीक। और इन्होंने भी, इनका भी थोड़ा सा व्यू जान लेते हैं, इन्होंने भी क्या बोला था कि जो सोलर सिस्टम जो है वो एक गेंट स्टार से निकला है, ठीक है, गेंट स्टार से निकला है, और उन्होंने बोला कि इसमें से 2 से 3 चीजें मेनली निकली, ठीक है, 2 से 3 चीजें मेनली निकली, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में है लाइक प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स मीटियर्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जब इन प्लैनेट्स की बात आती है तो किसी चीज को कैसे मतलब कि डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि दैट थिंग इज प्लैनेट और नॉट, ठीक है। तो एक प्लैनेट की 6 कंडीशंस होती हैं, 6 कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हो जाएगी कि इसका मास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। सेकंड थिंग ये हो जाएगी कि जो शेप जो है वो शेप होनी चाहिए सर कैसी, स्फेरिकल। आप अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप ये जो नोट्स जो है इनको साथ साथ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। थर्ड थिंग जो आएगी इसमें वो आएगी रिवॉल्यूशन फिक्स होगा, फोर्थ आएगी रोटेशन फिक्स होगा, फिफ्थ आएगी इंक्लिनेशन भी फिक्स होगा, फिफ्थ आएगी इंक्लिनेशन भी फिक्स होगा, और 6 आएगा सर इनका ऑर्बिट भी फिक्स होगा, ठीक, ठीक है। लाइक फर्स्ट मास फिक्स, मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, स्पेरिकल शेप होगी, रिवॉल्यूशन फिक्स होगा, रोटेशन फिक्स होगा, इंक्लिनेशन फिक्स होगा, ऑर्बिट फिक्स होगा, ठीक है। ये 6 कंडीशंस जो हैं कोई भी एक स्टार जो है वो फॉलो करता है। इन 6 के अलावा कोई और चीजें जैसे 1 या 2 चीजें कमी आ जाती हैं, तो फिर जैसे कि किसी की शेप इरेगुलर है तो उसको एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। किसी का मतलब मान लीजिए कि शेप स्पेरिकल नहीं है, ऑर्बिट फिक्स नहीं है, या उसका मास जो है एक जितना मास होना चाहिए उतना मास नहीं है, तो वो जो चले जाते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में, ठीक है। किस में चले जाते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में, ओके। ठीक है। अब कुछ ऐसी बॉडीज भी होती हैं हमारे ही सोलर सिस्टम में जो कि एक ये प्लैनेट है जिसके चारों तरफ घूमने लग जाती है, ठीक है। तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी, उनको हम बोल देते हैं सैटेलाइट्स,
उनको हम बोल देते हैं सैटेलाइट्स। ओके, प्लैनेट के, ठीक है। और ये प्लैनेट किसके चारों तरफ घूम रहा है? सन के ना। तो मैं ये डायग्राम अच्छे से बनाऊंगा अभी, रुको, ठीक है। तो हमने कास्ट दी वफन जो है उसका एक आइडिया देखा। अब देखो किसी बंदे ने पहली बार कोई आइडिया दे दिया तो वो बंदा क्या करेगा कि उसके आगे आने वाला जो बंदा है उसी को बेस बना के जो है आगे चीजों को एक्सप्लेन करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। तो इन्होंने जो ये अपनी गैसियस हाइपोथेसिस दी थी, ये दी थी 1755 में। ओके, और ये एक जर्मन फिलोसफर थे। ओके, एक जर्मन फिलोसफर थे। तो इन्होंने क्या बोला बेसिकली, इन्होंने बोला कि यूनिवर्स में जो है, एक मिनट, यूनिवर्स में जो है एक मिनट रुकना। इन्होंने बोला कि यूनिवर्स में जैसे कि सोलर सिस्टम से पहले जो था वो एक डार्क मैटर था। क्या था? डार्क मैटर था। डार्क मैटर था, या जिसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल मैटर। ओके, क्या था भैया? डार्क मैटर या प्रीमोर्डियल मैटर। तो ये मान लीजिए कि हमने मान लिया उस टाइम का यूनिवर्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो क्या था? इसके अंदर था, ये है प्रीमोर्डियल मैटर, ठीक। और ये प्रीमोर्डियल मैटर जो है वो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो उसके बारे में इसने बताया कि इस प्रीमोर्डियल मैटर के अंदर क्लाउड ऑफ गैसेज, ठीक है। मतलब कि क्लाउड ऑफ गैसेज का मतलब ये नहीं कि बादल थे गैसों के, वो आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि गैसेज का कंसेंट्रेशन था बहुत सारा, ठीक है। तो उसको इसने बोलते क्लाउड ऑफ गैसेज। ओके, इसने बोला कि टेम्परेचर तो बहुत कम था, मिनिमम, बट सम सॉलिड पार्टिकल्स भी थे, बट सम सॉलिड पार्टिकल्स भी थे इसके अंदर, ठीक है। और इसने बोला कि मोशनलेस पार्टिकल्स थे, ठीक। ये तीन चीजें इन्होंने बताई, ठीक है। ये तीन चीजें इन्होंने बताई। अगली चीज में इन्होंने, अगले स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा व्हाट, कि मैं एक एक करके स्टेटमेंट्स बता रहा हूं। जैसे कि ये जो प्रीमोर्डियल मैटर जो है, यही प्रीमोर्डियल मैटर यही प्रीमोर्डियल मैटर जो है एक दूसरे के तरफ भागने लगा। पहला क्रिटिसिज्म यही आ जाता है इनका, ठीक है। ये जो प्री मोर्डियल मैटर जो है ये एक दूसरे की तरफ भागने लगा, मतलब स्टार्ट मूविंग, ठीक है, स्टार्ट मूविंग। और द अदर थिंग इज दैट मोशन स्टार्ट हो गया। जब मोशन स्टार्ट हो गया तो ये पार्टिकल्स जो है ये क्लोजली पैक्ड है, ऑलमोस्ट क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब मोशन स्टार्ट होगा तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे, ठीक, ठीक है, कोलाइड भी करेंगे। अब जब ये कोलाइड करेंगे तो इनमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। फ्रिक्शन होगा तो इनकी हीट बढ़ेगी,
मतलब क्या है कि फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी। फ्रिक्शन क्या है? ये फ्रिक्शन है। जब आप लाइक अपने हाथ को भी, अपने हाथ को मतलब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, रगड़ा मारने एक प्रकार से, जैसे ऐसे, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन है। तो जब आप अपने हाथों को भी, अपने हाथों को, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके हाथ जो है गर्म महसूस होते हैं, मतलब हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब जब ये हीट जनरेट होगी सर, तो इसका जो टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो एक बहुत बड़ा नेबुला बन जाएगा, बहुत बड़ा एक वास्ट नेबुला बन जाएगा। ठीक है, वास्ट नेबुला बन जाएगा। अब इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो वास्ट नेबुला है ना, ये अपने एक्सिस पे ही रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब अपने पास एक नई टर्म निकल के आई है, दैट इज नेबुला। नेबुला, सो व्हाट इज नेबुला? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेबुला, सो नेबुले में क्या होता है सर? हीलियम और हाइड्रोजन गैस का कंपोजिशन। ठीक है, ठीक है, डस्ट होती है बहुत सारी, तो क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड का मतलब का मीनिंग यही है, दैट इज concentration, cloud of dust particles, and the third thing is here is ionized gases। ठीक, तो इन तीन चीजों का जो है ये एक मिक्सचर होगा। ठीक है, इन तीन चीजों का एक मिक्सचर होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल दिया सर ने? हमारे सर ने मतलब कांट साहब ने ये बोल दिया कि जो तीसरी स्टेज जो होगी ना, इस तीसरी स्टेज में ये जो नेबुला जो है वो क्या हो जाता है, एक मिनट, सॉरी गाइज, ये नेबुला जो है रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा इस डायग्राम में हमारा रोटेटिंग नेबुला। ठीक है, रोटेटिंग नेबुला। अब कांट ने ये कहा, कांट ने ये कहा कि जैसे ही ये नेबुला रोटेट करना लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा, तो कोलिजन जो है, कोलिजन जो है इसका, वो कोलिजन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, वो कोलिजन इंक्रीज होगा, और जब कोलिजन इंक्रीज होगा तो इसका मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा। भाई जब कोलिजन बढ़ रहा है तो पार्टिकल्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो मोशन इनके अकॉर्डिंग, मैं अपनी कुछ नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू कांट हम हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, तो मोशन इंक्रीज करेगा। जब बोला कि मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा तो वो ज्यादा दूर तक जाने लग जाएंगे। जब ज्यादा दूर तक जब ये जाने लग जाएंगे तो इन्होंने बोला कि इसका क्या बढ़ जाएगा जनाब, साइज भी बढ़ जाएगा, साइज भी इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और फिर इन्होंने बोल दिया कि जब इनका साइज भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, रोटेशन हो रहा है, लगातार हीट जनरेट हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो बोला कि स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स, स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका टेम्परेचर बहुत कम था। देखो हमने फर्स्ट डायग्राम में बोला था जिनका टेम्परेचर तो बहुत कम था, बट वो सॉलिड पार्टिकल्स थे। जब जैसे ही फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मोशन बढ़ेगा। ठीक है, मोशन बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब टेम्परेचर भी कंटिन्यूअसली राइज करता रहेगा, जब टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज करता रहेगा, तो उसने एक बात ये बोल दी बीच में कि मोशनलेस पार्टिकल्स थे वो भी मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, मोशनलेस पार्टिकल्स जो थे वो भी मोशन में आ जाएंगे। जब ये मोशनलेस पार्टिकल्स भी मोशन में आ जाएंगे, ग्रेविटेशन पुल किस बात की है, रोटेशन घूमने लग गया, तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आ गई या नहीं आ गई? रोटेटिंग बॉडी है, सर्कुलर मोशन है, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। ठीक है, ये चीजें आगे हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उसने बोला कि इनका टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा। जब टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स जो है इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और ये स्टेट किस में चेंज होगी?
किस में चेंज हो जाएंगे सॉलिड पार्टिकल्स? गैसियस पार्टिकल्स में। ठीक है, स्टेट चेंज हो जाएगी और स्टेट इन पार्टिकल से किस में चेंज होगी? सॉलिड से और गैसियस स्टेट इनकी हो जाएगी सर। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना? एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। मैं इसकी एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो, मैंने आपको पहले बोल दिया कि जब साइज ऑफ नेबुला इंक्रीज हो जाएगा, और ये कौन सा मोशन में बता रहा है? सर बोल रहे हैं कि रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, अपने ही एक्सिस पे वो घूमेगा। तो जब अपने ही एक्सिस पे घूमेगा तो ये कौन सा मोशन है? ये सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी या रोटेटिंग स्पीड जो काउंट की जाती है, वो काउंट की जाती है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा उसको बोलते हैं फिजिक्स टर्म। लेकिन हम इतना फिजिक्स में नहीं घुसना है कि अब उसका फॉर्मूला भी 2 पाई टाइम, अगर ऐसे कुछ फार्मूला होता उनका 2 पाई f होता शायद फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, बट हम इतना डिटेल में जाना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कौन सी होगी? तो वो होगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब जब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई और ये सारी चीजें चल रही है, वो रोटेशन चल रहा है, वो रोटेशन चल रहा है, पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, फ्रिक्शन और हो रहा है, हीट और जनरेट हो रही है। तो क्या होगा कि जब लगातार हो रहा है तो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स फिर से इंक्रीज करेगा, उसने बोला कि, और साइज इसका बढ़ता जाएगा, साइज इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, एट लास्ट क्या होगा? अब देखो, एट लास्ट क्या होगा? ठीक है, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब देखो, थोड़ी सी हम ड्राइंग करते हैं। देखो, ये जो नेबुला जो था, इस नेबुले, ये नेबुला जो है, ये नेबुला रोटेट कर रहा है लगातार। ठीक है, लगातार रोटेट कर रहा है। तो इसने बोला कि एट लास्ट क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो इस चीज को भी समझो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर नो अबाउट इट, बट मैं ये लेके चल रहा हूं, आपको नहीं पता। ठीक है, तो जब हम सेंट्रीफ्यूगल, एक नया सेक्शन ले लें तो अच्छा रहेगा इन चीजों के लिए ना, समझाने के लिए हम नया सेक्शन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखो, जब भी सर्कुलर मोशन होता है या रोटेशन होती है, अपने एक्सिस में कोई चीज घूमती है, तो उसमें 2 से 3 चीजें आती हैं। जैसे कि एक जो वेलोसिटी जो काउंट की जाएगी, वो वेलोसिटी काउंट की जाती है एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी काउंट की जाती है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको ओमेगा से नोट करते हैं, लेकिन ये आपको इतना डिटेल में जानने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो फोर्सेस जो लगते हैं ना, फोर्सेस जो लगते हैं, वो 2 प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। एक तो होता है सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये जो दोनों जो होते हैं ना, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इनका मैग्नीट्यूड। और सिंपल भाषा में आप ये कर लीजिएगा कि इनका फॉर्मूला तो सेम होता है, बट इनकी डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है, डायरेक्शन अलग होती है। कैसे डायरेक्शन अलग होती है? मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर बॉडी है। ठीक है, दैट्स एनी सर्कुलर बॉडी, और इसके बीच में इसका रोटेशन चल रहा है। जब आप इस सर्कुलर में अपने एक्सिस पे घूम रही है, या इसको एक्सिस पे कोई पकड़ के घुमा रहा है, तो जो सेंट्रीपीटल फोर्स होता है, सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स जो होता है, वो तो इसमें हमेशा एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो किस साइड लगेगा? एक्टिंग टुवर्ड्स सरकमफेरेंस। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में ये तो लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाला लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में।
आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है भाई। फॉर्मूला तो इनका शायद mv²/r होता है, आई थिंक, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल, बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी दीज थिंग्स, मैंने बीएससी में ही पढ़ा था ये चीजें, और ये ही होता है 100% आई थिंक mv²/r। लेकिन डायरेक्शन का डिफरेंस आता है दोनों में, एक तो सेंटर की तरफ लग रहा है, दूसरा सेंटर की बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब जब वो बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पे कांट क्या बोल रहा है कि यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड होगा। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ऐड होगा, जब सेंट्रीफ्यूगल इसमें एक फोर्स लगेगा, तो उसने बोला कि एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर जब बहुत रेगुलरली घूमेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब निकल के आएगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकल के आएगा तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, देखो ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहां से बाहर निकलेगी। और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ही क्या है, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्व अराउंड सन। और ये जो पार्ट बच गया है ना, ये जो नेबुला का जो पार्ट बच गया, ये सन हो जाएगा, ठीक। यही जो बात थी वही लैप्लास ने बोल दी, लेकिन इन्हें मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। लैप्लास ने, इसने बोला कि साइज बढ़ेगा, लेकिन लैप्लास ने बोला कि जब कूलिंग होगी, जब कूलिंग होगी तो साइज घटेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर वो लिया है लॉ ऑफ डायनेमिक्स बीच में लिया है, लेकिन जो कांट साहब थे इनके पास ऐसी कोई हाइपोथेसिस नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि एक चीज जब थोड़े दिन के बाद जब अलग से डेवलप होती है ना, तो उसके बीच में बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, आइडियाज आ जाते हैं बीच बीच में, ठीक, आइडियाज आ जाते हैं, आपकी सोचने की जो क्षमता, जो क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर एक आइडिया तो है कि आपको सोचना किस डायरेक्शन में, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आ जाते हैं फिर उसमें, ठीक है। ओके, तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ तक हम आ गए, उसने बोला कि प्लैनेट्स है, और उस टाइम पे 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है, प्लूटो वगैरह सब आ रहे थे, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि भाई साहब ने ग्रेविटेशन फोर्स को यूज किया। देखो इनका जो हाइपोथेसिस जो थी ना, कांट्स हाइपोथेसिस, मैं यहां लिखता हूं, ये बेस किस किस पे थी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ठीक सर, और दूसरी ये जो बेस थी, वो ये बेस थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, लेकिन इन्होंने खुद ही न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन जो है उनको स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। तो आपको इस पूरे जो इसमें था ना, देखो एक इसका छोटा सा एक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट पे, ठीक है। तो पहले इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में ये बताया कि जब प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम नहीं बने थे यूनिवर्स में, तो एक प्रीमोर्डियल मैटर था, डार्क मैटर था, और वो डार्क मैटर कंटेनिंग करता था क्लाउड ऑफ गैसेस को, कुछ ऐसे उसमें सॉलिड पार्टिकल्स थे जिनका टेम्परेचर बहुत कम था, मोशनलेस पार्टिकल्स को। फिर उसने क्या कहा, देखो तुम डायग्राम छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे ही एक ना पूरी हाइपोथेसिस समझा देता हूँ। फिर सेकंड पार्ट में उसने क्या किया कि वो जो मोशंस, वो जो पार्टिकल्स जो थे ना, वो जो प्रीमोर्डियल मैटर जो था, वो प्रीमोर्डियल मैटर जो था वो मोशन में आ गया। क्यों आ गया मोशन में, तो उसने बोला कि ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि उसने बोला कि कुछ ऐसे भी थे जो कि मोशनलेस थे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जिनका टेम्परेचर कम था, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में थे। तो उसने बोला कि ग्रेविटेशन पुल जो है ना, जैसे कि ग्रेविटेशन पुल में क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में भी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो वो बता देता हूं मैं। देखो ग्रेविटेशन फोर्स में ये जो टोटली डिपेंडेंट जो है, ये अट्रैक्शन पे है, किस पे है सर, अट्रैक्शन पे, ठीक है। कोई भी आपको इश्यू हो तो आप फीडबैक दीजिएगा, राइटिंग से इश्यू हो या कुछ वे ऑफ डिलीवरिंग में हो या कुछ भी आप इश्यू हो तो आप फीडबैक पक्का दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, इट्स ए रिक्वेस्ट। तो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे कि एक तो बड़ा पार्टिकल है, मान लीजिए इसका मास m1 है, एक ये वाला पार्टिकल है m2 जिसका मास m2 है, बट यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि m1 इज ग्रेटर देन m2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये m2 जो है ना, इसके मास का इन्फ्लुएंस इस पे होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो
कांट ने क्या बोला कि इसी प्रीमोर्डियल मैटर में कुछ ऐसे भी होंगे जिनका मास ज्यादा होगा, तो जिनका मास ज्यादा होगा तो फोर्स का जो फॉर्मूला उन्होंने ये बोला कि 1m/r², और बोला कि उनके बीच में कुछ क्या होगा, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो वो जो बड़ा वाला पार्टिकल है वो छोटे वाले पार्टिकल को अपने पास खींच के लाएगा। ठीक है, अपने पास खींच के लाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर उसने तीसरे पार्ट में ये बोला कि जब मोशन स्टार्ट होगा, तो मोशन स्टार्ट होगा तो पार्टिकल जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो कोलाइड करेगा, जब कोलाइड करेगा तो फ्रिक्शन होगा, जब फ्रिक्शन हो जाएगा तो फ्रिक्शन होने के बाद हीट जनरेट होगी, जब हीट जनरेट होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो उसने बोला कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्टेट जो जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा कि तो जो वो टेम्परेचर जिनका मिनिमम था और सॉलिड पार्टिकल्स थे वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी लिक्विड में। जब वो पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होंगे तो धीरे धीरे जो है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब एक एक पार्ट जो है जिसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो पार्ट बीच में आ गया, तो उसका मास अब सबसे ज्यादा होगा तो और चीजों का अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। जब वो अपनी साइड, ये जो मैं थोड़ा सा इसमें व्यू डाल रहा हूँ बिग बैंग थ्योरी का भी थोड़ा सा, ये कांट ने से नहीं बोला था, बट अब हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को, तो हम थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करते करते आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम बिग बैंग थ्योरी लास्ट में पढ़ेंगे, वो ही थ्योरी है जिसको माना गया है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, सर्न ने किया था मेनली, आई थिंक इन जर्मनी, लार्ज हैड्रन एक्सपेरिमेंट, और उसमें एक प्रीमोर्डियल मैटर बनाया गया था। ठीक है, और वो प्रीमोर्डियल मैटर जो उसको गोड्स पार्टिकल बोलते हैं या हिग्स और बोसॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, मैं कहां पे था, हाँ, जब एक साइड आ गई, जब जैसे कि वो एक साइड आने लग गए और उनका मोशन बढ़ गया, तो उसने बोला कि टेम्परेचर और बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट और बढ़ेगी, जब हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, अरे भाई फ्रिक्शन से हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर राइज होगा तो साइज बढ़ेगा, और बोला कि उसका मोशन जो है बहुत तेज रिवॉल्व करने लग जाएगा। जब वो बहुत तेज रिवॉल्व करने लग जाएगा तो फोर्थ पार्ट में उसने ये बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जब वो बहुत तेज रिवॉल्व करना लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसको की तरफ फेंक देगा, बाहर की तरफ फेंक देगा, और एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब पता क्या है, देखो उसने बोला कि स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी, स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी, मतलब क्या था कि इधर हमारा मरकरी आ जाएगा, इधर हमारा वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और फिर जो सबसे बड़ा प्लेनेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, जुपिटर। ठीक है, तो उसने इस हिसाब से बताया कि ये चीजें जो है ना, उसने इस हिसाब से बताया कि ये एक पूरी स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर जाए कि हाँ ऐसे ही प्लैनेट्स हैं। तो और इतनी कॉन्फिडेंटली उसने अपनी थ्योरी दी थी कांट ने बोला था कि यू गिव मी अ मैटर एंड आई शो यू दैट हाउ आई मेक द वर्ल्ड, कि आप मेरे को एक मैटर दे दो और मैं बता दूंगा, और मैं तुम्हें बना के दिखा दूंगा, आई शो यू टू मेक द वर्ल्ड, कैसे बना है संसार। ठीक है, तो इतना उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंटली बोला था। ठीक है, तो आपको पता है देखो कि हर एक थ्योरी के ना कुछ एक मेरिट्स होते हैं और कुछ एक होते हैं भैया डिमेरिट्स। ठीक, तो ये वाली थ्योरी जो है ना, अब हम इसके मेरिट्स देखेंगे। ठीक है, ब्लैक ये रहा। तो इसका जो पहला मेरिट जो था ना, इसका पहला मेरिट ये था कि ये पहली थ्योरी थी, पहली थ्योरी थी, ठीक है, जिसने की ग्रेविटेशन पुल और न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस को यूज किया था। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज किया था। मीन एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक साइंटिफिक थ्योरी थी उस टाइम पे। तो इस साइंटिफिक थ्योरी ने एट द पीरियड टाइम या एट द इनिशियल स्टेज इसने बहुत ज्यादा मतलब जो है आप बोल सकते हो इसने प्रेज गेन की। बट जैसे ही टाइम चेंज होने लगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस होने लगे, लोगों का थोड़ा माइंड जो था वो लोगों का माइंड सोचने लगा, तो फिर उसके बाद इसे क्रिटिसिज्म आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसके क्रिटिसिज्म आने स्टार्ट हो गई। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये एक ट्रेंड सेट कर दिया था इन्होंने ना, कि ये फर्स्ट थ्योरी थी, फर्स्ट थ्योरी तो ये थी, तो इन्होंने क्या था कि एक आइडिया दिया, इन्होंने एक आइडिया दिया। ठीक है, और एक ग्राउंड प्रोवाइड करवाया कि हाँ ऐसे बना होगा यूनिवर्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है कि इन्हीं के प्रोवाइड किए हुए ग्राउंड पे लोग जो है वो सोचने लगे। ठीक है, लोग सोचने लगे किस बारे में, ओरिजिन ऑफ द
अर्थ के बारे में, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में। तीसरा क्या था कि साइंटिफिक होते हुए भी, देखो तीन ही मेरिट थी इनके, साइंटिफिक होते हुए भी इन्होंने ऐसे अपनी जो थ्योरी जो थी उस थ्योरी को इन्होंने ऐसे मतलब कि ये बोलते सेट किया था कि इट्स साउंड लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल तो थी ही थी, ठीक है, और उसके साथ साथ ये सिंपल, ठीक है, इसके पास दोनों जो थे वो गुण थे, इनके पास दोनों एट्रीब्यूट्स ये थे इनके पास कि ये लॉजिकल भी थी और सिंपल भी थी भैया, ठीक है। लेकिन जब से ही ये किसी दूसरे साइंटिस्ट के पास जाएगी, तो एक प्रकार से आप सोच के देखो कि जब तो किसी दूसरे साइंटिस्ट के पास जाएगी या कोई इसके बारे में और मान लो कि कोई काम कर रहा होगा, तो वो अब इनसे क्या करेंगे, इनसे ये क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है ना, देखो उसी को सोचते हुए चलना स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो हम जब ये किसी चीज का क्रिटिसिज्म देना हो इन द होल ज्योग्राफी, ऑप्शनल आप ह्यूमन ज्योग्राफी ले लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी ले लीजिए, डेविस की क्रिटिसिज्म ले लीजिए, आप प्लैंक के ले लीजिए, आप एल्सी किंग के ले लीजिए, तो आप ना उन्हीं के पोस्टुलेट्स को पढ़ते हुए चला करो कि हाँ स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला था, तो उन्हीं का जो पोस्टुलेट होगा उसी के कोई बिल्कुल रिवर्सल स्टेटमेंट देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आवर डिमेरिट्स। तो जब हम इन डिमेरिट्स की बात करेंगे, तो पहला जो डिमेरिट दिया, तो पहला इन्होंने क्या बोला था कि सोलर सिस्टम से पहले क्या था यूनिवर्स में, प्रीमोर्डियल मैटर, ठीक है, प्रीमोर्डियल मैटर। तो इन्होंने बोला था कि यूनिवर्स में था प्रीमोर्डियल मैटर। अब किसी ने पूछ लिया कि सोर्स या ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल मैटर क्या है, व्हाट इज द सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ दैट प्रीमोर्डियल मैटर, ओके, ठीक है। सो इसके बारे में कांट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कांट नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, कि सोर्स और ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल मैटर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो था ओरिजिन ये नहीं कर पाए ना, ठीक है। और वो हिग्स बोसन वगैरह जो है ना, वो हम बिग बैंग थ्योरी में आपको लार्ज हैडन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं जो सर ने किया था, उसके बारे में हम फिर वो सॉरी वो जर्मनी में नहीं फ्रांस में किया गया, ठीक है, तो उसके बारे में आपको उस टाइम पे मैं आपको, इसी को बोलते हैं देखो गॉड पार्टिकल, या गॉड पार्टिकल जो है या हिग्स बोसन, इसी को बोलते हैं, तो वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात हो गई किसकी, ग्रेविटेशन पुल की। तो साइंटिस्ट जो थे तो उन्होंने ये पूछा कि चलो ठीक है, ग्रेविटेशन पुल से मोशन स्टार्ट हुआ, हम मान गए इस चीज को, लेकिन क्या ये ग्रेविटेशन पुल जो था पहले नहीं था, जब आपने जो प्रोसेस डिस्कस की उससे पहले ग्रेविटेशन फोर्स नहीं था। अच्छा, और था ये, अगर ग्रेविटेशन फोर्स चलो ठीक है प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट था तो ये प्रोसेस पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है। और अगर प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस थी, कौन कौन सी कंडीशंस थी विच प्रिवेंट इट टू एक्टिव, तो इन्हें रोक रही थी, क्या कर रही थी, रोक रही थी ग्रेविटेशन पुल को। तो उनके पास इस चीज के बारे में भी कोई भी नहीं था। अच्छा, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज में स्टार्ट भी हुआ होगा, एक पर्टिकुलर स्टेज पे स्टार्ट भी रहा होगा, ठीक है। सो फ्रॉम विच पॉइंट इट स्टार्ट, फ्रॉम विच पॉइंट इट स्टार्ट, अब कांट के पास इसका भी जवाब नहीं था, ठीक। तो सेकंड क्रिटिसिज्म। जब हम थर्ड क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो थर्ड क्रिटिसिज्म इस बात का आएगा कि कांट ने बोला कि जनरेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो थोड़ा सा फिजिक्स में जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा फिजिक्स में जाना पड़ेगा हमें। जैसे कि आपने न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है, अगर वो आपको याद हो, पढ़ा हो,
तो वो क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ये dt दे दिया, dt का मतलब क्या है, चेंज, ठीक है। और ये मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, तो इसके सामने d लगा दिया, ठीक है, p। तो ये जब करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। देखो मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, मेरा यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने का कोई मोटिव नहीं है, बट आपको समझ में आ जाए चीजें कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। तो के एक कांस्टेंट आ जाता है, जब भी ये प्रोपोर्शनल हटता है तो के एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, डी। लेकिन इन्होंने इसका फॉर्मूला जो होता है मोमेंटम का, मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी होता है, मास और वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है अपॉन dt, ठीक है। ये जो पूरी जो टर्म है, ये जो डी बाई डी टी जो है, ये डिफरेंशिएशन होता है इन द टर्म ऑफ मैथमेटिकल, ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां से जब आप निकाल के लाओगे तो m जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये m आगे आ जाता है, dv बाई डी टी रह जाता है, ये एक्सेलरेशन बन जाता है, तो ये F इज इक्वल टू ए। तो ये जो रेट ऑफ मोमेंटम जो है, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मान ली बात कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तुम्हारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तुम्हारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कंटिन्यूअसली, चलो ठीक है, चेंज हो जाएगा, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन तुम ये बता दो कि तुमने बोला कि मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है, मोशन स्टार्ट होगा, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एनीथिंग विच इज इन मोशन सो इट कंटिन्यूस, सो इट कंटिन्यू इन मोशन, एनीथिंग विच इज इन रेस्ट इट कंटिन्यू इन रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू इट। तो उन्होंने बोला कि भैया एंगुलर मोमेंटम को जनरेट करने के लिए तुम्हें मोशन करवाना पड़ेगा, वेलोसिटी लानी पड़ेगी, तो भैया तुम्हें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए। ग्रेविटेशन पुल को भी उन्होंने बोल दिया कि कब था, तो ग्रेविटेशन पुल के बाद हुआ एंगुलर मोमेंटम का क्रिटिसिज्म हुआ। तो उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स तुम कहां से लाओगे जो कि इनको एनहेंस करेगा, इनिशियली इनको एनहेंस करेगा, तो वो एंगुलर मोमेंटम ला दो। तो भाई साहब ने बोला कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमें नहीं पता, एंगुलर मोमेंटम कहां से आया। तो फिर साइंटिस्ट कोई था, वो फिर मतलब ये क्रिटिसिज्म किसी ने किया कि अगर चलो ठीक है यू हैव एंगुलर मोमेंटम, तो अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में कैसे फिट करोगे इसको। फोर्थ क्या था, कांट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ठीक है ना। तो एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू एन साइंटिस्ट ऑटो स्किडमिथ, ठीक है, शायद इसको स्किडमिथ ही प्रोनाउंस किया जाएगा, अदरवाइज आप कुछ भी स्किमिथ और ये कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि सम ऑफ टोटल रोटेशन इन ए क्लोज्ड सिस्टम इज कांस्टेंट, पूरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इज कांस्टेंट रोटेशन में और मे नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बट इट्स नेवर डिक्रीज और इंक्रीज। इस चीज का सीधा सीधा मतलब क्या है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि रोटेशन जो है ना कोई चीज का क्लोज्ड सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है कि उसकी रेट एक बार जो उसकी रेट स्टार्ट हो गई ना, हालांकि लॉ ऑफ डायनामिक्स ने इसके बारे में कुछ कहा है, वो हम लाप्लास में करेंगे, बट एक बार इसकी रेट जो फिक्स हो गई ना, जिस रेट से रोटेशन होने लग गया सर, वो रोटेशन की रेट को, या आप ये बोल सकते हैं कि उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि तुम आपको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दो,
ठीक है। लेकिन भाई साहब ने बार बार कहा कि रोटेशन की स्पीड इंक्रीज होगी, रोटेशन की स्पीड इंक्रीज होगी, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो बोला कि एंगुलर मोमेंटम में तुम रोटेशन को तो इंक्रीज और डिक्रीज कर ही नहीं सकते, तो तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कैसे क्वालिफाई करवाओगे? ठीक है, तो ये भी क्या थी, इसकी एक डिमेरिट्स थी। तो ये इसकी 3 से 4 इसकी इनकी डिमेरिट्स हैं। ठीक है, और ये पूरी हमारी थ्योरी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से ही हमारा इतना मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर एक थ्योरी में लग गया। अदरवाइज डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता और डायरेक्ट निकल के 2 घंटे में आपको हम पूरा और सोलर सिस्टम का ओरिजिन जो है कंप्लीट करवाया जाता। ठीक है, तो अब देखो एक बार इसका रिवीजन आप कर लीजिए। जैसे कि वो सब चीजें हो गया, एक बार रिवीजन इसका हो चुका। तो मेरिट्स में क्या था कि पहली थ्योरी थी जो कि साइंटिफिक बेस पे आई थी। ठीक है, पहली थ्योरी थी जो कि साइंटिफिक बेस पे आई थी, जिसने ग्रेविटेशन पुल के बारे में, ग्रेविटेशन पुल और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को बेस बनाया था। ठीक है, जब हम सेकंड थिंग पे आएंगे तो सेकंड थिंग यह था कि इन्होंने एक बेस प्रोवाइड किया था, ग्राउंड प्रोवाइड करवाया था। किस चीज का ग्राउंड प्रोवाइड किया था? ग्राउंड प्रोवाइड इस चीज का किया था कि आगे अगर कोई सोचे तो वो इस बेस पे सोच सकता है, ये भी हम बोल सकते हैं। तीसरा क्या था कि इतना सिंपल और मतलब कि सिंपल भाषा में इन्होंने किया, सिंपल भाषा और लॉजिकल दिया था कि कोई भी समझ सकता है। ठीक है, जब इनके डिमेरिट्स की जब हम बात करेंगे तो डिमेरिट्स में क्या था कि ओरिजिन ऑफ द प्रीमोर्डियल मैटर या जो डार्क मैटर जो इन्होंने बताया था कि जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे द यूनिवर्स, वो कहां से आया नहीं पता उनको। ठीक है, सेकंड था कि प्रॉब्लम ऑफ ग्रेविटेशन पुल इन्होंने बोला कि जो आप कंडीशन बता रहे हैं क्या इस कंडीशन से पहले ग्रेविटेशन पुल था या नहीं था। और ये भी बोला गया कि अगर प्रेजेंट था वो ग्रेविटेशन पुल, अगर प्रेजेंट था वो ग्रेविटेशन पुल तो कौन से पॉइंट से प्रेजेंट था, फ्रॉम वेयर, बताइए आप कहां से था। ठीक है, तो ये सब चीजें उनको। तीसरे में फिर उन्होंने बोला था कि मेरी जो थ्योरी है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे और ग्रेविटेशन पुल पे बेस है। बट लास्ट में उन्होंने क्या किया कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें क्या किया जाता है कि कोई भी एक चीज है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया की जो सिचुएशन जो आपको पता होगा, गैलीलियोस इनर्शिया, तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई चीज एनी बडी विच इज इन रेस्ट सो इट रिमेन्स इन रेस्ट, और एनीथिंग विच इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो वो एक्सटर्नल फोर्स किसने अप्लाई किया और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बार बार इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि हीट मिलेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज के बाद इन्होंने जो पार्टिकल्स जो थे उनकी स्टेट भी चेंज कर दी थी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो एंगुलर मोमेंटम जो था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में कैसे फिट बैठाएंगे इसको। ठीक है, कैसे फिट बैठाएंगे इनको। सो दीज थिंग्स वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन फॉर इमैनुअल कांट्स हाइपोथेसिस। ओके, थैंक यू। सो अगली जो थ्योरी आएगी वो भी एक मोनिस्टिक थ्योरी आएगी। ठीक है, वो भी एक मोनिस्टिक थ्योरी आएगी और वो थ्योरी है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी मतलब की नोट से, नेब्यूलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास इन 1796 एंड फ्रेंच मैथमेटिशियन लाप्लास। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। ठीक है, आज जो हमने क्लास ली आपको कितना अच्छा लगा, ठीक है, कितना अच्छे से समझ आया, इन सब चीजों का आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, सो दैट आई वर्किंग ऑन इट। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।